नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। 9 तारीख को शाम के 6 बजे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले से ये चर्चा बहुत तेज है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी सहयोगियों के दबाव में रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अपने आप बहुमत के आंकड़े से दूर है। उसे 240 सीटें मिली हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। बहुमत का आंकड़ा जो 272 है। चर्चा ये भी है कि सहयोगी दल बीजेपी पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से मंत्री पद चाहिए। बार बार कहा जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू ने अपनी कई मांगे रख दी हैं, लेकिन हकीकत क्या है, आपको कुछ आंकड़ों के जरिए ये दिखाते हैं। क्या एनडीए के भीतर बीजेपी इतनी कमजोर है और उनके सहयोगी इतने मजबूत हैं कि वो बहुत सख्त मोलतोल कर सकें? तो देखिए इस ग्राफिक के जरिए कि नंबर गेम क्या कहता है। तो पहले अगर हम ये मान लें कि जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू अगर बाहर हो जाए तो क्या होगा, तो एनडीए की जो कुल सीटें हैं वो तो 293 हैं और सीटें घटकर 281 रह जाएंगी, क्योंकि जेडीयू के पास हैं 12 सीटें। यानी कि फिर भी उसका बहुमत बरकरार रहेगा जेडीयू के निकलने के बावजूद। और जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो इंडिया की सीटें 232 से बढ़कर 244 ही हो पाएंगी, यानी 272 से फिर भी दूर। तो अकेले जेडीयू के अलग होने से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर जेडीयू साथ छोड़कर चली भी जाए तो। अब देखते हैं कि टीडीपी अलग हो जाए तो क्या होगा। तो टीडीपी के पास है 16 सांसद, और अगर 16 सांसद अलग हो जाएं तो एनडीए 293 से घटकर 277 पर आ जाएगी, यानी कि बहुमत के आंकड़े से फिर भी दूर। और ये इस सूरत में है कि टीडीपी बाहर हो जाए लेकिन जेडीयू साथ रहे, तो 277 पर फिर भी एनडीए रहेगी, यानी कि 272 से फिर भी ज्यादा उसकी संख्या है, बहुमत बना रहेगा। और अगर टीडीपी इंडिया के साथ मिल जाए तो इंडिया 232 से बढ़कर सिर्फ 248 ही पहुंच पाएगी, यानी कि अब भी वो बहुमत के उस जादुई आंकड़े 272 से दूर हैं। तो ये दो स्थिति है, अगर टीडीपी छोड़ती है या अगर जेडीयू छोड़ती है। आइए अब देखते हैं तीसरी स्थिति क्या बन सकती है। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि दोनों ही अगर छोड़ दें। कल्पना कर लीजिए कि टीडीपी भी और जेडीयू भी दोनों ही अलग हो जाएं एनडीए से, तो फिर क्या होगा। टीडीपी और जेडीयू अगर इंडिया में मिल जाते हैं, यानी कि 12 सीटें जेडीयू की और इधर 16 इनकी, तो फिर इंडिया 260 सीटों तक पहुंच जाएगा। तो टीडीपी और जेडीयू के आने के बाद भी इंडिया की होंगी 260 सीटें, 260, लेकिन फिर भी बहुमत से वो 12 सीटें कम रहेगी, जबकि एनडीए की सीटें 265 रह जाएंगी अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो भी बहुमत से 8 सीटें कम पर आ जाएगी। यानी ऐसा भी नहीं है कि जेडीयू और टीडीपी के पास मोल तोल की ताकत नहीं है। जाहिर है कि उनके बदौलत ही अभी ये आंकड़ा जो है वो बना हुआ है बहुमत का, लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है। उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन में भी सीधे चले जाना राजनीतिक नासमझी होगी। लेकिन इस पर लगातार बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, मंत्री पद नहीं बटे हैं, तो कई तरह की तोलमोल भी हो रही है। बहुत सारी बातचीत, चर्चा का दौर एक बार फिर से, क्योंकि आप देखिए कि 10 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब एनडीए की अहमियत है, यानी गठबंधन की अहमियत है। संजय सिंह हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर IANS। संजय, कई तरह की बातचीत चल रही है और हमने कुछ स्थिति दिखाई अलग अलग, यानी कि अगर जेडीयू छोड़ दे, अगर टीडीपी छोड़ दे और अगर दोनों ही छोड़ दें एनडीए का साथ, तो भी इंडिया गठबंधन को तो कोई फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा है। कैसा नहीं है कि उनकी सरकार बन ही जाएगी। अब आप ये बताएं कि क्या और चर्चाएं हैं। हम ये भी सुन रहे थे कि उद्धव ठाकरे के से भी बातचीत चल रही है, हालांकि उद्धव गुट ने इस बात से इनकार किया है, पर जब तक के शपथ ग्रहण और कैबिनेट पोर्टफोलियोज नहीं बढ़ जाएं, ये सब तोलमोल चलता रहेगा। तो क्या क्या इस समय आपको लग रहा है ऑप्शंस हैं? देखिए नगमा, क्या है कि पिछले 10 साल से, उसके पहले आप गठबंधन सरकार की आदत थे, मतलब कोलिशन इस तरह का होता था, काफी जोड़ तोड़ वाला कोलिशन होता था। उसके बाद हम 10 साल एक अलग तरह का गठबंधन देखे, जिसमें कि बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में थी और जो सहयोगी थे उनके पास किसी भी तरह का बार्गेनिंग चिप नहीं था। तो इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें पॉपुलर मैंडेट जो है एनडीए प्री पोल अलाई का जो गठबंधन है उनको लेकर के।
अभी जो फिगर्स दिखा रहे थे वो कुछ इस तरह का लग रहा था जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलमोस्ट मूव हो गया है या मूव होने वाला है। और मतलब इस तरह के नंबर गेम वो चल रहे हैं। बहरहाल अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है तो चर्चा और चर्चाएं इस तरह की बहुत चलेंगी। लेकिन एक चीज बहुत सिग्निफिकेंट है कि कुछ चर्चा जो होती है वो इन्फॉर्म्ड स्पेकुलेशन होता है, और कुछ जो होता है वो ऐसे ही मतलब चकल्लस के लिए कहीं कोई और ऐसे ही कर रहा है, उस तरह की चर्चाएं होती हैं। तो दो तरह की चर्चा निकलती है। ये वाली चर्चा दूसरे कैटेगरी की है, क्योंकि इसमें जो मूल चीज ये है कि कल जो एनडीए की बैठक हुई कल शाम में प्रधानमंत्री आवास पे कल दोपहर में, उसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव अपने से पारित किया, एक रेजोल्यूशन पारित किया जो लिखित एक प्रस्ताव है। और प्रस्ताव सारी कहानी वो कह जाता है कि वो कैसे साथ में और तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं। एक चीज और देखिएगा कि इनके अलायंस में जो था, अगर मोदी का उनका प्रचार जिस तरह से उन्होंने किया तो उन्होंने जहां जहां गए जिन स्टेट में जैसे जहां उनके अलाइज थे वहां सबसे पहले ज्यादातर केसेस में वो अपने अलाइज के कंस्टिट्यूंसी में जाकर के अपने अलायंस पार्टनर के साथ मंच पे खड़े होकर के उन्होंने जन संबोधन जो भी प्रचार का काम किया एक वो किया। दूसरी चीज ये है कि टीडीपी और जनता दल यू यूनाइटेड, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए के पुराने सहयोगी रहे। नीतीश कुमार तो तब सहयोगी थे जब मतलब दो और पार्टियां आई थी मुश्किल, एक अकाली दल और दूसरी शिवसेना। शिवसेना के अंदर जो भी हुआ, अकाली आज नहीं है, वो फिर से वापस आए। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी का बेसिक कंफर्ट जो होता है वो दो बार बाहर गए, दोनों बार उसके बाद आए। ये किसी से भी जनता दल यू में बात कर लीजिए, उनका बेसिक कंफर्ट जो है वो बीजेपी के साथ है। वो किन्हीं कारण से वो दो बार चले गए थे, लेकिन एक बेसिक कंफर्ट उनके साथ है। चंद्रबाबू नायडू जो वाजपेयी सरकार में जब वो समर्थन कर रहे थे तो जीएमसी बाला योगी उस समय उन्होंने उनको लोकसभा का स्पीकर बनाया था। और आज भी उनका एक दुखद घटना में दुर्घटना में निधन हो गया। जीएमसी बाला योगी ऑडिटोरियम पार्लियामेंट हाउस में वो आज भी मतलब उनके नाम पे वो समर्पित किया गया ताकि उनका नाम अमर रहे। एक चीज और है कि चंद्रबाबू नायडू सभी लोग जानते हैं एक हार्ड बार्गेनर है, नीतीश भी हार्ड बार्गेनर है, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जिस तरह से हैं और बीजेपी ने उनको 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी, जो पिछले बार 16-17 सीटें दी, जो पिछले बार का आंकड़ा था, वहां बीजेपी भी अपने तरफ से खुले दिल से उनको वापस लेकर के आई। उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के से अलग होकर के गए, अब जब साथ ठीक है संजय, आपको जी माफ कीजिए बीच में आपको टोक रही हूँ। आपने बताया कि कैसे बीजेपी के साथ कंफर्ट रहा है नीतीश कुमार का, और चंद्रबाबू नायडू भी स्मार्ट बार्गेनर हैं और उनकी भी एक उनका तालमेल रहा है। लेकिन अभी जो ये सब स्पेक्युलेटिव है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं क्योंकि बातचीत का दौर जारी है। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे बात अटक सकती है? अभी ये बार्गेन दोनों कर रहे हैं, अगर हार्ड बार्गेनर हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार भी, हमने 3 ऑप्शंस दिखाए हैं कि अगर जेडीयू छोड़ती है, अब ये सब सिर्फ स्पेक्युलेटिव है, कल्पना करिए, अगर टीडीपी छोड़ती है और अगर दोनों ही साथ छोड़ते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार तो इन दोनों के साथ फिर भी नहीं बनती है, बहुमत के आंकड़े से वो कम है। और यहां पर इनके किसी एक के छोड़ने से भी ये बहुमत के साथ ही है, एनडीए तो सरकार बना रही है। लेकिन एनडीए चूंकि नंबर्स अभी बीजेपी के कम हैं, तो क्या ये भी हो रहा है कि और भी बाकी दल, जैसे हो रहा था कि उद्धव ठाकरे से भी शायद बातचीत चल रही है, तो कौन से और इस तरह के दल हैं या जो अदर्स में बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जिनको और साथ लाने की कोशिश होगी? एनडीए अपना कुनबा और बढ़ाएगा। एक बार हमने देखा था ये शक्ति प्रदर्शन जब एनडीए के तमाम लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, तो इस वक्त इन लोगों की जरूरत भी होगी और काम भी आएंगे। देखिए नगमा, कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलरली जो पॉलिटिक्स में है वो आगे अगला मूव में अपना प्रॉफिट एंड लॉस वो भी करता है। एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से, खैर वो 100% कपोल कल्पित है, लेकिन अगर कोई जाता भी है तो वहां उनको मिलता क्या है? यहाँ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक सम्मानित अतिथि हैं। उनको सिर्फ एक व्यक्ति से डील करना है या दो व्यक्ति से डील करना है, एक ही पार्टी से डील करना है, और काफी सम्मान का उनका एक पोजीशन वो रहेगा। और मोदी का अपना एक मतलब उनका एक अस्तित्व 10 साल में देश में और दुनिया में है। दूसरी तरफ अगर उधर किसी भी तरह की बात होती है तो वहां आप कितने सारे लोग को साथ डील करेंगे? इस समय अखिलेश यादव जो है वो सुपरस्टार हैं इंडिया अलायंस के। राहुल गांधी भी इस चुनाव में काफी अच्छा किए हैं।
तो कांग्रेस भी के परवान आसमान में है। उसके बाद ममता बनर्जी हैं, उनकी भी संख्या इन लोग से ज्यादा है। डीएमके है, उनकी भी संख्या इनसे ज्यादा है। तो वहां कितने लोग के साथ कौन डील करेगा, किसका वर्ड फाइनल होगा, एक तो ये चीज है, इसलिए वो संभावना भी नहीं कही जा सकती। दूसरी चीज है कि हाँ, एक चीज पहली चीज बीजेपी की तरफ से होगी कि चंद्रबाबू नायडू सरकार के अंदर आए। पिछली बार जैसे बाहर से समर्थन कर रहे थे सिर्फ एक स्पीकर को लेकर के, इस बार वो सरकार के अंदर आए। सरकार के अंदर जब आते हैं तो उसका स्थायित्व तो बढ़ता है। सेम वे नीतीश कुमार तो अंदर थे, इस बार भी। जी संजय सिंह, इस वक्त संपर्क टूट गया है आपका, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये बात सच है कि अगर वो पार्टी छोड़कर जाते भी हैं, ये जो एलाइज हैं, तो उन्हें दूसरी तरफ मिलता क्या है। लेकिन बीजेपी के साथ भी ये सामने भी ये चुनौती है कि किस तरह से इस बार कोalition सरकार चलेगी। ये वाजपेयी वाली कोalition सरकार नहीं है। इसमें ये जरूर था कि एक बहुमत के साथ बीजेपी थी, तो उनकी अपने दम पे वो सरकार चला रहे थे और एलाइज की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी। संजय सिंह जुड़ गए हमारे साथ वापस। संजय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वो कह रहा था कि ये जो सिचुएशन है इसमें ऑफ कोर्स बार्गेन होगा। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, जैसे कुमारस्वामी की, मान लीजिए उनकी संख्या नहीं है, लेकिन कुमारस्वामी पहले वहां मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका वोक्कालिगा, जिस समूह को वो रिप्रेजेंट करते हैं, कास्ट ग्रुप को या कम्युनिटी को, वो काफी बड़ा ग्रुप है। तो क्या एक फॉर्मूला, पहले तो कोई फॉर्मूला बनेगा कि इतने पे कैबिनेट मिनिस्टर और एमओएस, तो ये संख्या पहले निर्धारित होगी एक फॉर्मूले की। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब जैसे जैन चौधरी, मान लीजिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान मिला और फिर वो भावनात्मक रूप से आकर के जैन चौधरी बीजेपी के साथ जुड़े, एनडीए में समाहित हुए। उनके लिए क्या हो सकता है? या मान लीजिए और भी इस तरह के, जैसे चिराग पासवान, तो कई तरह की इस तरह की संभावनाएं होंगी, एक फॉर्मूला और उसके साथ एक एक्सेप्शन। बाकी बच गया, जैसे बाकी आप बात करी थी महाराष्ट्र में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप तो जरूर हो गया है, हुआ है। और उसमें मतलब चूंकि वहां आने वाले समय में चुनाव भी है, तो देवेंद्र फडणवीस अपनी एक इच्छा जाहिर की है। मुझे नहीं लगता कि मतलब उनकी जो इच्छा है वो शायद पूरी हो उनको, लेकिन जी नहीं, आप सही बात है कि महाराष्ट्र और दूसरी जगहों का भी और देखना होगा भी, लेकिन इस वक्त इतना ही समय है मेरे पास। संजय, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सवाल जो बार बार उठ रहा है कि बीजेपी जो है ये नई बीजेपी या जो नया गठबंधन है वो अपने सहयोगियों को कैसे संभालेगी। मोदी 3.0 में सहयोगियों की भूमिका अहम है। 4 प्रमुख सहयोगियों के 40 सांसद हैं, हर 4 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग है। लोकसभा अध्यक्ष पद टीडीपी चाह रही है, ये खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष पद बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं है। यह भी खबर है कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय पर भी समझौता बीजेपी नहीं करेगी। जोर देने पर टीडीपी को मिल सकता है डेप्यूटी स्पीकर का पद। और यह सब यहां इस वक्त मामला उलझा हुआ है कि कैसे तमाम अपने सहयोगियों को बीजेपी खुश रखेगी। हमारे साथ अखिलेश हैं। अखिलेश, क्या चर्चा है? अलग अलग मांगों की लिस्ट सामने आने लगी है। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो सभी सहयोगी दल यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ओर से कोई मांग नहीं रखी है, क्योंकि जहां तक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रश्न है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। किसे क्या मंत्रालय देना, ये भी प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि गठबंधन सरकारों का दौर इस देश ने देखा है काफ़ी लंबे समय तक, और हमने ये भी देखा किस तरह से सहयोगी दल जो है मंत्रालयों की मांग को लेकर, पदों को लेकर, पोर्टफोलियोज़ को लेकर प्रेशर डालते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं। और साथ ही बाद में जब सरकार बन भी जाती है तो उसके बाद भी कई फैसलों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास भी अपनी ओर से करते हैं। तो ऐसे में अब यही प्रश्न रहेगा कि जब टीडीपी और जेडीयू, इन 2 दलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्या रोल उनका आगे रहने वाला है। इसके साथ ही अगर चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे को भी मिला दें तो करीब 40 सांसद इनके 4 दलों के ही हो जाते हैं, जिनके बूते पर अभी सरकार टिकेगी और आगे चलेगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन चारों दलों की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। टीडीपी की ओर से ये कुछ बातें की जा रही हैं कि टीडीपी ने यह कहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बीजेपी निश्चित तौर पर नियम बनाकर के आगे चलेगी, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जो पिछले 2 कार्यकाल रहे हैं मोदी सरकार के, उसमें सांकेतिक नुमाइंदगी दी है सहयोगी दलों को।
लेकिन इस बार सहयोगी दल अपनी संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी चाहेंगे मंत्रिपरिषद में, तो उसका भी एक फार्मूला बनाना होगा कि किसको कितने सांसद पर कितने मंत्री पद मिलने हैं। और जहाँ तक पोर्टफोलियोज का प्रश्न है नगमा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 4 बड़े मंत्रालय होते हैं जिनको कि रायसीना हिल के मंत्रालय कहा जाता है, रक्षा, वित्त, गृह और विदेश, इनमें से चारों ही बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े पोर्टफोलियो हैं, सड़क का हुआ, रेल मंत्रालय हुआ, ये भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया था, युवा, महिला, गरीब और किसान, इनसे जुड़े फैसले भी बीजेपी को आगे बड़े फैसले करने हैं, तो ऐसे में वो भी मंत्रालय बीजेपी चाहेगी कि उसके पास ही रहें। तो ऐसे में हमने ये देखा है कि जो अभी तक अगर आप 10 साल का देखें तो स्टील मिनिस्ट्री हुई या फिर इसमें एमएसएमई हुआ या हैवी इंडस्ट्रीज हुआ, ये इस तरह के मंत्रालय हैं जो बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दिए हैं। तो ऐसे में संभावना है कि इन्हीं में से कोई मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने सहयोगियों को दे। इस वक्त इतना ही हमारे पास समय, जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो रायसीना हिल के मंत्रालय वो अपने पास रखना चाहेगी, तो ये देखना होगा कि क्या जो सहयोगी हैं वो दूसरे मंत्रालयों पर मानेंगे या उनकी क्या मांगे हैं। आधिकारिक तौर पर वो नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी भी तरह की डिमांड रखी है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम और तमाम तरह की जो बातचीत चल रही है और किन लोगों से संपर्क साधा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद।